स्वागत है आपका ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पर जीव विज्ञान की दुनिया में। अब मैं आपके साथ हूं डॉक्टर प्रदीप पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोगों के जो अध्ययन का विषय है वह है मानव जनन। मानव जनन पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो जनन है यह एक जीवित होने का लक्षण है। यह आपने देखा होगा, जनन के विषय में बताया गया था कि ये जो जनन है यह भी सजीव होने का एक लक्षण है, सजीवता प्रदर्शित करने का एक लक्षण है। अर्थात जो जीवित होता है वह जनन भी करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम एक जनरल बात करें तो यह कहा जाएगा कि जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो जंतु हो या वनस्पति, वह अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे ही संतति पैदा करते हैं और इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इसमें ढेर सारे उदाहरण पिछले चैप्टर्स में ही बताए गए थे, समझाए गए थे। उसके बाद से अब यहाँ पे प्योरली हम लोग मानव जनन की बात करेंगे। अब मानव जनन के लिए आवश्यक जो जनन अंग हैं उनकी चर्चा करेंगे। जनन तंत्र की संरचना, जनन तंत्र किस तरह से कार्य करता है, अर्थात वह किस तरह से जननांग युग्मकों को उत्पन्न करता है, यह सारी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र। अब पुरुष जनन तंत्र की बनावट, उनसे उत्पन्न होने वाले पुरुष युग्मक, दूसरा स्त्री जनन तंत्र, और तीसरा है युग्मक जनन। युग्मक जनन अर्थात जो पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र से जो युग्मक निकलेंगे उन दोनों युग्मकों का मिलन, अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मादा में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग हर साल ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद निषेचन एवं अंतरोपण, अर्थात जो युग्मक बने हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, उन दोनों का मिलन, उन दोनों के मिलन को क्या कहते हैं, निषेचन। और उसका अंतरोपण, अंतरोपण किसका, जब नर और मादा मिल गए उनसे क्या बना, जाइगोट बना, और उस जाइगोट का अंतरोपण अर्थात गर्भाशय के अंदर उसका स्थापित होना, गर्भाशय की दीवार से उसका जुड़ जाना। उसके बाद से सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, अर्थात मादा के अंदर, फीमेल के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और किस तरह से भ्रूण का पोषण होता है, किस तरह से भ्रूण का विकास होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर सहयोग करते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। और सबसे अंतिम में हम पढ़ेंगे प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, अर्थात किस तरह से बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद दुग्ध श्रवण, अर्थात जो बच्चा पैदा होता है उसके पोषण के लिए जो दुग्ध का निर्माण होता है मादा के अंदर, वह किस तरह से होता है और क्या क्या उसकी संरचनाएं हैं, इन सारी विषय वस्तु यहाँ पे हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है पुरुष जनन तंत्र, और इसके लिए हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं कि किसी भी तंत्र को पढ़ने से पहले उसके संबंध में जो फोटो दिया है उसे पढ़िए आप। यदि आपने फोटो पढ़ना सीख लिया तो 50% समस्या तो आपकी वैसे ही हल हो जाएगी। आइए यहाँ देखिए, इन्होंने लिख दिया है कि श्रोणि क्षेत्र, पेल्विस रीजन, जो पुरुष जनन तंत्र होता है, सिर्फ पुरुष जनन तंत्र ही नहीं, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र दोनों के दोनों कहाँ स्थित होते हैं, श्रोणि क्षेत्र में ही स्थित होते हैं, पेल्विस रीजन में ही स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ एक की बात नहीं है। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है,
एक जोड़ी वृषण नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होते हैं। सबसे पहले हम फोटो पढ़ना सीखें, फोटो को देखें। फोटो पढ़ना यदि हमने सीख लिया तो मैक्सिमम समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। एक एक करके, जैसे विगत चैप्टर्स में जो पीछे अध्याय पढ़ाए जा चुके हैं उनमें हम लोगों ने फोटो पढ़ना सीखा था और सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझा था, वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए, पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणि क्षेत्र का आरेखीय काट, यह सेक्शन है, काट है, जो कि पुरुष जनन तंत्र के सभी अंगों का विवेचनात्मक यहाँ पे दिखाया गया है। आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी यह कहां से आती है भाई? मूत्र का निर्माण कहां होता है? किडनी में, किडनी अर्थात वृक्क में। वृक्क से निकलकर यह नलिका जो मूत्रवाहिनी है वह कहां आती है? मूत्राशय में। एक एक जो पॉइंट्स है बच्चों, एक एक जो स्ट्रक्चर हैं, हम उनको बिल्कुल ओपन करके देखेंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो मूत्रवाहिनी है इसे क्या बोलते हैं भाई? यूरेटर। ये कहां से आती है? किडनी से। कहां से आ रही है ये? किडनी से। किडनी से निकल के आती है। यह क्या लाती है? यूरिन लाती है। यूरिन का फॉर्मेशन कहां होता है? किडनी में अर्थात वृक्क में। अब वहां से बने हुए यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक, मूत्राशय तक, मूत्राशय को क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यहां तक लाने में यह जो मूत्रवाहिनी है वो सहयोग करती है। चूंकि मूत्रवाहिनी यहां एक ही दिखाई गई है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। एक्चुअली ये सेक्शन है, काट है, लेकिन मूत्रवाहिनियां होती कितनी हैं? 2 होती हैं। क्यों? क्योंकि किडनी 2 होती है। आपने देखा होगा इस तरह से 2 किडनियां होती हैं, ठीक है, और दोनों से एक एक यूरेटर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों यूरेटर आके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में मिल जाता है और अपने अंदर का यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है। उसके बाद से इसके बीच में एक ग्रंथि है, एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं शुक्राशय, ठीक। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? शुक्राशय बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे है ये शुक्र वाहक, अर्थात जो शुक्र को ले जाए। शुक्र मतलब स्पर्म, शुक्र मतलब क्या बोलते हैं? स्पर्म। यहां और सही से लिखिए, शुक्राणु। शुक्राणु को क्या बोलते हैं? स्पर्म। शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं। उसके बाद से एक और ग्रंथि है जिसे बोलते हैं पुरोरस्थ या प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड यह स्खलनीय जो वाहिनी होती है उसी के दोनों तरफ होते हैं, एक पाउच के फॉर्म में होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में, खासकर जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 55 साल से ऊपर है, उनको प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो पुरोरस्थ ग्रंथि है, उसकी समस्या अक्सर देखने को मिलती है कि यह ग्रंथि फूल जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है और फिर यह स्खलनीय वाहिनी या जो ये मूत्र नलिका है उसको दबाने लगती है, प्रेस करने लगती है। तो मूत्र के विसर्जन में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द, और फिर उनके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसमें कैथेटर डालना पड़ता है, नली डालनी पड़ती है, ठीक। बहुत से लोगों में ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंततः इस प्रोस्टेट ग्रंथि को निकालना ही पड़ता है सर्जरी करके, शल्य चिकित्सा द्वारा, ठीक। उसके बाद से किसकी चर्चा करते हैं भाई? शिश्न लिंग, ठीक है। यह क्या है? यह एक तरह से ट्रांसफर ऑर्गन है। किसका ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी।
यह क्या है, यह सिर्फ एक आर्गन है, यह सिर्फ एक अंग है जिसकी उपयोगिता क्या है, मेल बॉडी से स्पर्म को लेके फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचा देना। ठीक है, ये क्या है भाई, शिश्न, इसे क्या बोलते हैं, पेनिस, इसे क्या बोलते हैं, पेनिस। ठीक है, इसका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, अर्थात ट्रांसफर ऑफ सीमेन, स्पर्म सीमेन में रहते हैं। सीधा बात करें तो हम स्पर्म की बात करें कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल, उससे भी अच्छी तरीके से डिफाइन करें तो क्या, कि मेल गैमीट को, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम मेल टू फीमेल का जो ये काम है वो कौन करता है, शिश्न करता है, लिंग करता है। उसके बाद से मूत्र मार्ग, ये देखिए मूत्र मार्ग, इसे क्या बोलते हैं भाई, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। जो मेल होते हैं अर्थात जो नर हैं उनके अंदर यूरिन पास आउट होने के लिए और गैमीट पास होने के लिए अर्थात स्पर्म के पास आउट के लिए एक ही रास्ता होता है। ध्यान रखिए, यह अंतर आपसे पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल में इस पॉइंट पे डिफरेंट है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। जो मेल है, मेल के अंदर यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, और इसी मूत्र मार्ग से दोनों चीजें आती हैं, यूरिन भी आता है अर्थात मूत्र भी आता है और सीमेन भी आता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में यूरिन के लिए अलग रास्ता है और जो गैमीट है वहां पे जो ओवर रिलीज होती है वह अलग रास्ते से आती है। वहां पे ये डिफरेंस है, इस बात को बेहद बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए आप। दूसरा क्या है, शिश्न मुंड, इसे क्या कहते हैं, शिश्न मुंड, और इसे क्या बोलते हैं भाई, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। इसके आगे एक स्किन का फोल्ड होता है, एक स्किन की कवरिंग होती है, एक त्वचा की लेयर होती है, कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं अग्रच्छद, और इसे कहते हैं प्रीप्यूस, प्रीप्यूस। ठीक, अब उसके बाद से और संरचनाओं के विषय में, ठीक शिश्न के नीचे, शिश्न के नीचे एक थैली की तरह की संरचना पाई जाती है और उस थैली में ही वृषण होते हैं, थैली में ही क्या होते हैं, वृषण होते हैं। इस थैली को क्या बोलते हैं, वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश अर्थात कोश मतलब थैली, झोला, यह वृषण कोश है। अब वृषण के अंदर ही वृषण कोश के अंदर ही वृषण रहते हैं। वृषण कोश को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ठीक, इसी में वृषण रहते हैं। अब वृषण को क्या कहते हैं, टेस्टिस, वृषण को क्या कहते हैं, टेस्टिस। ठीक है, इसे ध्यान रखिए कि ठीक पेनिस के नीचे एक झोले की तरह, थैली की तरह की संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, वृषण कोश, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। उसके अंदर वृषण पाया जाता है। वृषण कितने होते हैं, दो गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, और इन्हीं वृषण के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होता है। यहाँ पे एक सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जाता है कि आखिर क्या कारण है कि स्क्रोटम सैक अर्थात जो वृषण कोश है वह हमारे शरीर से बाहर लटकता रहता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि वृषण कोश हमारे शरीर से बाहर लटकता रहता है और टेस्टिस उसमें झूलता रहता है। इसका कारण है टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जो बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इस टेम्परेचर पे
शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, बिल्कुल एक एक शब्द समझिए कि इस बॉडी टेम्परेचर पे जो शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। शुक्राणु के निर्माण के लिए इस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए जो स्क्रोटम है, जो वृषण कोश है, वह वृषण सहित बॉडी से बाहर झूलता रहता है, बाहर हैंग करता रहता है, ताकि उसे जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मिलता रहे, अर्थात इससे कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस कम, -2 डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। और यही कारण है कि यह जो वृषण कोश है वह हमारे शरीर से बाहर हैंग करता रहता है। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। उसके बाद से यह गुदा है, एनस, यह काहे लिए होता है भाई? यह फीकल मैटर पास आउट के लिए। ये मलाशय है, रेक्टम, जहां पे अपशिष्ट पदार्थ, भोजन के पाचन के बाद जितने भी पदार्थ बचते हैं उनका बाहर निकालना आवश्यक है, तो उनको कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर किया जाता है रेक्टम में, अब फिर समय आने पे उसे एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। यह स्खलनीय वाहिनी है, इसके द्वारा ही जो स्पर्म होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। अब वहीं से स्पर्म का स्खलन होता है, स्पर्म का इजेकुलेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट। देखिए, आपने फोटो पढ़ लिया, इसमें सारी चीजें एक बार और। मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है? मूत्राशय में। काम क्या होता है? मूत्र को मूत्राशय में इकट्ठा करना। वह मूत्र कहाँ बनता है? किडनी में। ठीक। दूसरा शुक्राशय, उसके बाद शुक्रवाहक, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, शिश्न, मूत्र मार्ग और शिश्न मुंड, अग्रछद्र जिसे प्रीपुष बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वृषण कोश और वृषण, उनके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम क्यों जरूरत होती है, ये सारी चीजें। इसके बाद एक और फोटो है जिसे हमें देखना चाहिए, जो और विस्तार से यहाँ बताया है। यहाँ देखिए, आंतरिक संरचनाओं को दर्शाने के लिए वृषण का अनुदैर्ध्य काट। वहां पे आपने देखा कि साइड से कटा हुआ था एक पूरा, और यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट और अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे भी हम लोग फोटो पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है। जैसा कि वहां आपने देखा, यहाँ पे भी मूत्रवाहिनी है, अर्थात यूरिटर है। ठीक। शुक्रवाहक है, अर्थात स्पर्म को जो ले जाता है टेस्टिस से बाहर की तरफ। अधिवृषण, शुक्रवाहिका जो नली है, वृषण जालिका और वृषण पालिकाएं। उसके बाद से जो जितनी स्टडी वहां की गई थी, शिश्नमुंड है, ये अग्रछंद है, ये वृषण है। देखिए, गोल वृषण और यहाँ स्क्रोटम सैक में ये दोनों अवस्थित हैं। यहाँ पे एक वृषण को काट के दिखाया जा रहा है अंदर की तरफ। ये मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा। और विशेष ध्यान रखिए कि जो मेल का यूरेथ्रा होता है वह दोनों के लिए होता है, अर्थात यूरिन के लिए भी अर्थात मूत्र के लिए भी और शुक्राणु के लिए भी। यह दोनों चीजें इससे पास आउट होती हैं, जबकि फीमेल में ये नहीं होता। फीमेल में दोनों के लिए अलग अलग मार्ग बने हुए हैं। ठीक, ये विशेष अंतर है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मूत्राशय है, ये क्या है भाई? यूरिनरी ब्लडर है, ये बताया जा चुका आपको। ये शुक्राशय, प्रोस्टेट और कंदम मूत्र पथ ग्रंथि। इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने लिख रखा है एक एक चीजों के विषय में। बाकी तो
मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने फोटो से ही पढ़ ली। अब यहाँ देखेंगे कि क्या क्या है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। देखिए आ गया, बात आ गई कि वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में सहायक होता है। 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में सहायक होता है, क्योंकि यही तापमान चाहिए शुक्र के निर्माण के लिए, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक विषय अंडाकार होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। यहां देखिए टेस्टिस L इंटू बी अर्थात लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 4 से 5 कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स या वृषण पालिका कहते हैं। यह याद रखिएगा, यह संख्या और यह परिमाप आपसे कहाँ पूछा जाता है? अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि आप टेस्टिस की साइज बता दीजिए, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। या फिर एक टेस्टिस में ध्यान रखिएगा प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि आपके शरीर में कितने वृषण पालिका हैं, सोच के उत्तर दीजिएगा। यहां कह रहे हैं जो लिखा है वो तो बता दिया गया, कितने हैं? आप कहेंगे 250, बस यही गलती होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रत्येक वृषण अर्थात एक वृषण में 250 कक्ष हैं। तो आपके पास वृषण है कितने? 2 हैं, तो कक्ष कितने होंगे? 500 होंगे, 500 कक्ष होंगे। यही गलती होती है, इसीलिए सवाल बार बार पूछा जाता है कि आपको यहां बुक में क्या लिखा है कि प्रत्येक वृषण, ये देखिए प्रत्येक वृषण अर्थात एक वृषण में 250 कक्ष हैं और आपसे पूछा जाएगा कि मेल बॉडी है और 4 ऑप्शन दे देगा कि 250 वृषण पालिका, 500 वृषण पालिका, 700 या कुछ और भी दे देगा और आप तुरंत 250 लगा के मुस्कुराते हुए चले आएंगे। लेकिन उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था कि मेल बॉडी कंटेंट या नर के अंदर कितने वृषण पालिका होती है, एक नर के अंदर कितनी वृषण पालिका होती है। तो एक वृषण में 250, तो आपके पास 2 वृषण हैं तो कितने होंगे? 500। इसलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है आपको। दूसरा क्या है? प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं, होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, कदम कदम पे यहाँ सवाल पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, फिर यहाँ प्रत्येक की बात आई। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। अब प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3, अब वृषण पालिकाएं कितनी हैं? 1 में 250, तो 2 में 500 और उस तरह से जब दोनों में आप देखेंगे तो 500 से लेके 1500 तक अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं टोटल एक नर में पाई जाती है। ठीक है, टोटल एक नर की बात की जाए तो उसमें 2 टेस्टिस होते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, आप जब भी क्वेश्चन करने जाएं तो ये जरूर देख लें कि उसने प्रत्येक टेस्टिस पूछा है अर्थात प्रत्येक वृषण पूछा है या मानव के अंदर डायरेक्ट पूछा है। यदि डायरेक्ट उसने
नर के अंदर पूछा तब तो आपको दोनों टेस्टिस को विचार करना पड़ेगा, और यदि उसने दे दिया, शब्द में लिख दिया कि एक टेस्टिस, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं अर्थात शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया और शर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, ये दोनों पूछे जाते हैं, और इनमें ये तो खूब पूछा जाता है, ये खूब पूछा जाता है कि क्या काम होता है। जो नर जर्म कोशिकाएं हैं उनका क्या काम क्या होता है भाई? जर्म कोशिकाएं नाम से ही स्पष्ट है, वह विभाजित होके शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, वह विभाजित होके शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यह देखिए अर्धसूत्रण के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पे, ठीक। फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि शर्टोली कोशिकाएं बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे जरूर ध्यान दीजिए। शर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, और खासकर आपका जो मेडिकल का एग्जाम होगा नीट का, उसका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जर्म कोशिकाएं तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि भाई जर्मिनल कोशिकाएं हैं तो कुछ न कुछ पैदा कर रही होंगी, आप लगा देंगे तुक्का कि शुक्राणु पैदा करती हैं, अगर जो आपको नहीं याद आ रहा है तो। लेकिन जो सर्टोली कोशिकाएं हैं यह स्पेशल कोशिकाएं हैं, और इनका काम क्या होता है? जो शुक्राणु बना है उसको पोषण प्रदान करना, ठीक। यह विशेष रूप से है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद से शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश अर्थात इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, बेहद इंपॉर्टेंट, लीडिंग कोशिकाएं, इन्हीं को इंटरस्टिशियल कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पे खूब पूछा जाता है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है आपके मेडिकल टेस्ट का, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। दो चीजें खूब पूछी जाती हैं कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ होती हैं, यही पूछ लिया जाएगा आपसे, कहाँ होंगी? वृषण के अंदर। क्या काम करती हैं? यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा, लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन निकालती हैं और वृषण के अंदर होती हैं, संश्लेषित करती हैं और उनका श्रावण भी करती हैं, ठीक है। बाकी कोशिकाओं की चर्चा नहीं है, लेकिन इन दो कोशिकाओं को तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा, यह बेहद जरूरी है। उसके बाद से भाई पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, जिसे क्या बोलते हैं? रिटे टेस्टिस, ऐसे इसको ऐसे बोलते हैं, रिटे टेस्टिस, ठीक। शुक्र वाहिकाएं, इसे क्या बोलते हैं भाई? वास इफेरेंस। अधिवृषण, ये क्या है? इपीडीडाइमिस, इपीडीडाइमिस, और ये है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद से किनकी चर्चा है? यहां देखिए एक पूरी तरह से इन्होंने काट के दिखाया है कि क्या क्या है। एक टेस्टिस को इन्होंने काटा है। शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट का एक दृश्य। दो चीजें, अंतराली कोशिकाएं जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम है भाई? जो स्पर्म को फार्म करे, स्पर्म को बनाए। और ये कौन सी हैं? शर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स। और इनका काम क्या होता है? शुक्राणु को पोषण देना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन to the
डेवलपिंग स्पर्म्स। जो स्पर्म्स हैं उन्हें क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। यह किनका काम है, सर्टोली कोशिकाओं का। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसे जरूर याद रखिए। उसके बाद से और किन किन संरचनाओं की चर्चा करते हैं। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्र वाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है। यह सारे स्ट्रक्चर से ही साफ है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय या यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एक छोटी सी मैं संरचना बनाना चाहूंगा शिश्न का। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है कि यह जो यह स्किन है और यहाँ पे इस तरह से लूज स्किन होती है, लूज स्किन होती है। यह लूज स्किन होती है। इनका नाम आपको बताया गया, यहां भी लिखेंगे हम। यह जो ओपनिंग होती है, यह जो ओपनिंग है, जो खुला हुआ पोर्शन है, यह इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। इसी को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस। ये देखिए यहां पे लिखा है यूरेथ्रल मिएटस, अर्थात मूत्राशय का मुख। मूत्राशय कहाँ है भाई, इसके अंदर से यूरेथ्रा गुजरती है। इसके अंदर से क्या गुजरती है, यूरेथ्रा। ठीक, उसके बाद से यह जो लूज स्किन है, जो स्किन की फोल्ड है, इसे क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। इसे क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। ठीक, जिसे और क्या कहते हैं, फोर स्किन। एक और इसका नाम है फोर स्किन। फोर स्किन, यहां देखिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्रच्छद या फोर स्किन या प्रीप्यूस। यह है, इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, ये जो फूला हुआ भाग है, जो पेनिस के आगे, जो शिश्न के आगे फूला हुआ भाग होता है, उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक, इसके अंदर से जो यूरेथ्रा आ रही है, जो नली आ रही है, उसका काम क्या है, दोनों काम है, ध्यान रखिएगा। ये बार बार मैं कह रहा हूं, मेल और फीमेल में क्या है भाई, यूरिन का ट्रांसफर और प्लस सीमेन का ट्रांसफर। सीमेन वह फ्लूइड है जिसमें स्पर्म रहता है, स्पर्म पाया जाता है। इन दोनों का वहन यूरेथ्रा के द्वारा ही होता है मेल के अंदर। ठीक, शिश्न पुरुष को बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है। शिश्न के उद्घर्षण या उठान इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड, इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस को क्या बोलते हैं, शिश्न मुंड। यह जो अग्रभाग है उसे क्या बोलते हैं, शिश्न मुंड। ठीक, या ग्लांस पेनिस। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड और एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा। ये कौन सी हैं, कितनी होती हैं, एक जोड़ा। प्रोस्टेट कितनी होती है, एक। यह भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा भाई। यहां देखिए शुक्राशय कितना, एक जोड़ी, लेकिन प्रोस्टेट कितनी, एक। प्रोस्टेट सिंगल पाई जाती है, एक ही ग्रंथि पाई जाती है। कई बार सवाल पूछा है कि मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में अर्थात मेल जननेंद्रिय अंग में कौन सा स्ट्रक्चर
अकेले पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है, उसमें इस तरह के उदाहरण दे देगा। शुक्राशय दे देगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां दे देगा, प्रोस्टेट दे देगा, यूरिटर दे देगा। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है मेल में वह एक ही पाई जाती है, सिंगल होती है। यहां पे बस इसे ध्यान रखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या है, सिंगल, यह सिंगल ही होती है, एक ही होती है, इसे ध्यान रखिए। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णन से भरपूर होता है। यह जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां हैं और जो पुरस्थ ग्रंथि है, इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है, जो स्राव होता है, वह किसका निर्माण करता है, सेमाइनल प्लाज्मा का। और इसी सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर शुक्र रहता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन प्रदान करने में भी सहायक होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक काम तो हो गया कि यह सेमाइनल फ्लूइड को बनाता है, दूसरा काम क्या है कि यह मैथुन के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस का अग्रभाग है उसे भी, और प्लस जो योनि मार्ग है उसे भी अपने श्राव के द्वारा उसे लुब्रिकेट करता है, उसे स्नेहन प्रदान करता है, लुब्रिकेशन प्रदान करता है, अर्थात उसे चिकना बनाता है, मार्ग को सुगम बनाता है। यहां देखिए, यहां पे लुब्रिकेशन करने में सहायक होता है। कौन लुब्रिकेशन करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से निकला हुआ श्राव। उसके बाद से अब यहां पे आया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी चर्चा हम करेंगे। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय में एक एक पॉइंट को हमने जाना, समझा, पढ़ा, एक एक स्ट्रक्चर को देखा, उसी तरह से फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग देखेंगे। यहां देखिए, शुरू करते हैं पहले गर्भाशय। किससे शुरू करते हैं, गर्भाशय से। ये क्या है भाई, यूटेरस है, इसे क्या बोलते हैं, यूटेरस। इसमें 3 लेयर होती है, जो गर्भाशय है वह 3 लेयर पाई जाती है इसमें। यह कहाँ स्थित होता है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि चाहे स्त्री जननांग हो या पुरुष जननांग हो, वो श्रोणि प्रदेश या पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। दोनों के लिए याद रखिए, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के जननांग कहाँ स्थित हैं, पेल्विक रीजन में। ये आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार याद रखिए कि श्रोणि प्रदेश में ही सब होते हैं। ठीक, तो बात हो रही थी गर्भाशय की। गर्भाशय भी श्रोणि प्रदेश में स्थित होता है, पेल्विक रीजन में स्थित होता है। यह पियर शेप होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, पियर, पियर मतलब नाशपाती। यह जो यूट्रस है वो कैसा होता है, पियर से, पियर से। पियर बोले तो नाशपाती। नाशपाती तो आप लोगों ने खाया ही होगा, नाशपत्ती। नाशपत्ती एक फ्रूट होता है, आप लोगों ने खाया होगा, बहुत से लोगों ने। उसके बाद से, और इसकी विशेषता थोड़ा और, जो गर्भाशय है इसी के अंदर इम्प्लांटेशन होता है और यहीं से बेबी का डेवलपमेंट होता है इसी ऑर्गन में। यह एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, झोले की तरह स्ट्रक्चर है, जो शुरुआत में तो बहुत छोटा होता है, शुरुआत में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है, जाइगोट का इसकी दीवार से जुड़ना हो जाता है, संयोजन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब धीरे धीरे करके इस यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, यूट्रस का आकार बढ़ने लगता है पूरे बेबी को समायोजित करने के लिए। उसके बाद से मूत्राशय, यह आप देख रहे हैं, वहां भी पढ़ा था आपने, मेल में भी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ भी ठीक उसी तरह से जिस तरह से नर में किडनी से निकले हुए यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर में अपना यूरिन कलेक्ट कर रहे थे, ठीक उसी तरह से फीमेल में भी वही काम होगा। उसके बाद से ये जघन संघान है, फिर मूत्रमार्ग, भगशेफ, ठीक है, और बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ और योनि द्वार। ये इतनी सारी संरचनाएं हैं जो आपको इसमें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ। इन्हें क्या बोलते हैं भाई? लेबिया मेजोरा। मेजोरा में क्या है? बृहद भगोष्ठ, और लेबिया माइनोरा, इसमें क्या होता है? लघु भगोष्ठ। जो योनि द्वार है इसको बोलते हैं वजाइना। जो योनि द्वार होता है उसे बोलते हैं वजाइना, और जो भगशेफ है इसका नाम होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस मोस्ट स्टिमुलेटरी पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, क्लाइटोरिस, मूत्रमार्ग। उसके बाद से इधर देखते हैं कौन कौन सी संरचनाएं और हैं। ये तो बाकी वही हैं जो मेल में है। एनस है, ये योनि है, मलाशय, ग्रीवा, ये सर्विक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अभी जब हम लोग यहां शुरू करते हैं तब आएंगे। ये देखिए, इसके पहले एक और संरचनाओं को पहले पढ़ लें, फिर तो सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे स्त्री जनन तंत्र का आरेखी काट है। स्त्री जनन तंत्र का आरेखी काट की क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें दिखाए गए हैं। इसमें स्पेशलाइज कर दिया गया है यूटरस और यूटरस से जुड़े हुए ऑर्गन। सिर्फ क्या है इसमें? गर्भाशय और गर्भाशय से जुड़ी हुई संरचनाएं। बाकी सारी चीजों को हटा दिया गया है। एक एक करके हम इनके विषय में जानेंगे। यहां से नीचे से शुरू करते हैं। यौन, सबसे पहले क्या है? योनि है, और ये योनि मार्ग है। ग्रीवा नाल, यह इसका नाल है, डक्ट है। गर्भाशय ग्रीवा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? यहां देखते हैं, ये देखिए, डिंब ग्रंथि या अंडाशय। डिंब ग्रंथि या अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी ये कैसी होती है? एलमंड से, एलमंड शेप। एलमंड बोले तो बादाम, बादाम। यह ओवरी बादाम की तरह होती है। कितनी होती है? दो होती है, एक राइट ओवरी और दूसरी लेफ्ट ओवरी। देखिए, एक ये है और एक ये है, दो ओवरी है। तो ओवरी कितनी हो गई? दो हो गई। इन्हीं ओवरी से ही पर मंथ अल्टरनेट ओवा निकलता है, एग निकलता है। अब दूसरी चीज क्या है? जो एग निकलता है, मान लीजिए यहां से एक एग ऐसे रिलीज हुआ, यही एग इसके अंदर प्रवेश करता है, यही एग इसके अंदर प्रवेश करता है। यह क्या है? इस संरचना को बोलते हैं, यहां देखिए, अंडवाहिनी नलिका। इसे क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी नलिका। इसको क्या कहते हैं भाई? फैलोपियन ट्यूब। इसी का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब, या इसका और एक नाम क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट, ठीक। यहां से निकला हुआ एग जो इसके अंदर से निकल रहा है, यह इसी फैलोपियन ट्यूब में अंदर खींच लिया जाता है, शक कर लिया जाता है, ठीक। और यह यहां से पास होता हुआ यहां आता है, और स्पर्म यहां से जाते हैं। जो मेल के स्पर्म है वो यहां से इसके अंदर चढ़ते हैं। मान लीजिए यहां से एग आ रहा है तो स्पर्म यहां चढ़ते हैं। इजेकुलेशन यहां होता है। इजेकुलेशन बोले तो जो सीमेन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकला हुआ जो सीमेन है, जो टेस्टिस से निकल रहा था, वह इजेकुलेट कहाँ किया जाता है?
यहाँ पे इजेकुलेट किया गया और ये यहाँ से इसमें सीमेन है, शुक्राणु है, ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ओवा आ रही है, मान लीजिए यहाँ नाम लिख देते हैं, ओवा है या एग है, और ये क्या है, स्पर्म या शुक्राणु है। यह चढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ पे आके इनका इससे मिलन हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही आके इनका यहाँ पे मिलन हो जाता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, वह है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, देखिए, एक जो यूट्रस से लगा हुआ है, स्टमक जिसे बोलते हैं, दूसरा एम्पुला या तुम्बिका, और ये है कीप झिल्ली, कीप है या झिल्ली है। तो जो यह फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, स्पर्म और एग का, ये कहाँ होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, अर्थात कहीं यहीं पे एम्पुला है और स्टमक है, जहां जुड़ते हैं वहां पे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से यह जाइगोट बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, दोनों फ्यूज हो गए। अब फिर ये जाइगेट आके यहाँ पे कहीं यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। एक निकला यहाँ से, एक निकलने के बाद से यह आगे बढ़ता है फैलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म जो इजेकुलेट हुआ है वो भी यहाँ से ऊपर चढ़ता हुआ, गर्भाशय की दीवारों पर चढ़ता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, यहीं पे मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने को तो कहीं भी हो सकता है भाई, यहाँ भी हो जाएगा, पता चले एक यहाँ से आ रही, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, या थोड़ा और आगे हो गया, या इधर हो गया, लेकिन जो मेन साइट है मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन होता है वह एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, अब बेबी का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसा हमने बताया था कि गर्भाशय के अंदर 3 तरह के स्तर होते हैं। ठीक, अंतः स्तर, पेशी स्तर और परिगर्भाशय। अंतः स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, और जो पेशी स्तर है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है, देखिए इस तरह से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो एंडोमेट्रियम है इसकी दीवार, इसकी जो ये सरफेस है वो टूटती रहती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, आप इसे समझ लें तो समझ लीजिए कि 50% दिक्कत आपकी खत्म हो गई। ढेर सारी चीजें आपको यहीं से समझा दी जाएंगी। जो गर्भाशय की अंतः स्तर है, अर्थात जो एंडोमेट्रियम है, वह टेम्परेरी होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है तो प्रत्येक 28 दिन बाद यह लेयर इरोड होती है, टूटती है, डिजेनरेट होती है, और ओवा जो निकला होता है उसके साथ बाहर निकलने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या एमसी बोलते हैं। ठीक, इसी एमसी के द्वारा ही जो एग है वो भी निकल जाता है डिजेनरेट होके, और जो एंडोमेट्रियम की वाल है वो भी डिजेनरेट होके कुछ हद तक ऊपर की वाल निकल जाती है। फिर जो एमसी खत्म हो गई, 3 से 5 दिन का टाइम होता है। एमसी का पीरियड क्या है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ तो बस एक इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। 3 से 5 दिन तक एमसी का पीरियड रहता है, और इस पीरियड के बाद जो मतलब ब्लीडिंग फेज है, इसमें भी कई फेज होते हैं, जिसमें ये क्या है, ब्लीडिंग फेज, जिसमें ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग फेज। एमसी का जो ब्लीडिंग फेज है वह 3 से 5 दिन का होता है, जिसके तहत ब्लड निकलता है। वो ब्लड कहाँ से आता है, जो एंडोमेट्रियम अर्थात अंतः स्तर, यहां लिख देते हैं अंतः स्तर, यह क्या है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसे, एंडोमेट्रियम। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये क्या है, मायोमेट्रियम।
मायोमेट्रियम। ठीक, यही जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वही डिजेनरेट करती है अप्लस, एक डिजेनरेट होता है तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलता है बाहर, उसमें क्या क्या होता है, ब्लड होता है प्लस डिजेनरेटेड एग होता है और वो सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन यह नॉर्मल कंडीशन में चलता रहता है। ठीक है, जो ही पीरियड की शुरुआत हो जाती है, कितने साल पे होती है फीमेल में, 11 से 13 साल के बीच में शुरुआत हो जाती है एमसी की। ठीक है, जो यह घटना है यह चलती रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के बाद से। कब तक, जब तक कि फर्टिलाइजेशन अर्थात जब तक कि इजेकुलेशन हो जाए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन न हो जाए। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बेबी यहाँ इम्प्लांट हो जाता है, तो फिर एमसी रुक जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है। ठीक, और 9 मंथ तक बेबी की यहाँ पे पोषण होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है और उसके बाद से डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद भी मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑन एवरेज 6 मंथ का है, 6 मंथ तक एमसी नहीं आती है। ध्यान रखिए इस बात को, बेबी जब इस्टेब्लिश हो गया, जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तब भी एमसी नहीं आती 9 मंथ तक, ये तो क्लियर ही है। लेकिन बेबी के डिलीवरी के बाद भी, बच्चा पैदा होने के बाद भी यह मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है लगभग कितने दिनों तक, 6 महीनों तक। बहुत लोगों में, बहुत से फीमेल्स में 2-3 महीने में भी शुरू हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम माना गया है वो 6 महीने का माना गया है। 6 महीने बाद ऑटोमेटिक फिर शुरू हो जाती है। कई महिलाओं में ये 2 से 3 महीने बाद भी शुरू हो सकती है, लेकिन जो ऑन एवरेज मैक्सिमम टाइम है वो 6 महीने का है। अर्थात 6 महीने तक भी यदि एमसी नहीं आती है बेबी के होने के बाद, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, इसमें एक स्तर है पेशी स्तर। पेशी स्तर अर्थात मायोमेट्रियम, और ये कौन सा लेयर होता है, मसल लेयर। यह पूरी तरह से मांसपेशियों की बनी हुई स्तर है, मांसपेशियों का बना हुआ लेयर है। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है कि बेबी के डिलीवरी के समय अर्थात जब बच्चा पैदा होने को होता है तो यूट्रस में क्रमाकुंचन करवाना, अर्थात यूट्रस में एक वेवी मूवमेंट कराना, तरंग उत्पन्न करना, एक क्रमाकुंचन करना, प्रेस करना, जिससे कि बेबी आसानी से पैदा हो सके। ठीक, आपने देखा होगा बेबी पैदा होने के दौरान डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं कि बेबी जल्दी से पैदा हो। उस इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, वह इंजेक्शन जो लगाया जाता है बच्चों, वो आपको पढ़ाया जाएगा, वह इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन क्या है भाई, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, यह विसरल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्साइट कर देता है। विसरल जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्साइट कर देता है। ठीक, अर्थात वो जल्दी जल्दी क्रमाकुंचित होती हैं। ठीक, तो जब जल्दी जल्दी उनमें क्रमाकुंचन होगा, जब जल्दी जल्दी उनमें गति होगा, वो फैलेंगी सिकुड़ेंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, तो फिर आसानी से बेबी पैदा हो जाता है, आसानी से बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, यदि ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होता है, डेट पूरी हो चुकी है, अर्थात 9 मंथ जो कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो पूरा हो गया है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन देने के बाद भी यदि बेबी की डिलीवरी नहीं होती है, बिल्कुल शांति बनी हुई है, तो फिर डॉक्टर इनका अल्ट्रासाउंड कराता है, और अगर जो सारी चीजें सही रहती हैं तो फिर सिजेरियन के द्वारा बच्चे को निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को निकाल दिया जाता है। तो ये किसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही थी भाई, मायोमेट्रियम की, मसल लेयर की। यहाँ पे यह तीनों स्ट्रक्चर जो इससे दिए हुए हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। फैलोपियन टिप और ओविडक्ट कई बार पूछा गया है। गर्भाशय युग्म या फंडस, इसे जो ऊपर का पार्ट होता है, जो फूला हुआ पार्ट होता है, उसे बोलते हैं गर्भाशय युग्म या फंडस। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे जाना मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय में। इससे जुड़े हुए जितने भी जो टर्मिनोलॉजीज आपके यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी गई हैं,
इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिगर पढ़ना सीखिए, बार बार मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप फिगर पढ़ना सीखिए। इस फिगर से ही 50% समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान में फिगर का बहुत महत्व होता है। आप इस महत्व को समझ जाइए, 50% तो आप वैसे ही मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, अगले एपिसोड में हम लोग इसके और विशेष बातों की चर्चा करेंगे। बने रहिए ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।